हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्काई हाई एकेडमी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ध्रुवीयता के अंत चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगी। तो आज हम जानेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। दरअसल सोवियत संघ में सरकार का जो कामकाज करने का तरीका था वही सोवियत प्रणाली है। जैसे कि आप जानते हैं, सोवियत संघ में साम्यवाद था। मतलब यहाँ पर केवल सरकारी चीज़ें थी, यहाँ पर प्राइवेट चीज़ें नहीं थी। यानी यहाँ पर सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था, तो उसे साम्यवाद कहते हैं। तो सोवियत संघ में एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, मतलब जो अमीरी गरीबी है उसे ख़त्म करने के लिए, सबको समान करने के लिए वहाँ पर साम्यवाद को अपनाया गया और निजी संपत्ति का विरोध किया गया। और जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उसका इन्होंने विरोध किया, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में कर दिया। यहाँ तक कि किसान भी यहाँ पर गवर्नमेंट के थे, वो प्राइवेट नहीं थे। इसके लिए इन्होंने अपने यहाँ पर केवल एक ही पार्टी को महत्व दिया, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं साम्यवादी दल। इस पार्टी के अलावा यहाँ पर कोई और पार्टी को महत्व नहीं दिया गया। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के बाद एक क्रांति हुई थी जिसमें समतामूलक समाज की स्थापना की बात की गई। तो बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में जो सरकार के कामकाज करने का तरीका था उसे ही सोवियत प्रणाली कहा जाता है। हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषताओं की, इसकी अच्छी बातें क्या थी। तो पहला आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी को महत्व दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी को। इस पार्टी के अलावा यहाँ पर कोई और पार्टी नहीं थी। दूसरी विशेषता है समतामूलक समाज। जैसा कि अभी हमने बात की, सोवियत प्रणाली के तहत सोवियत संघ में एक समतामूलक समाज की स्थापना की गई, जहाँ पर सभी बराबर हों, अमीरी गरीबी का ज़्यादा फर्क ना हो। अगली विशेषता है रोजगार। दरअसल सोवियत संघ में इस प्रणाली के तहत हर इंसान के पास रोजगार था, कोई यहाँ पर बेरोजगार नहीं था। इसकी अगली विशेषता है घरेलू उत्पादन। दरअसल सोवियत संघ में छोटी से छोटी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी कार तक अपने देश में ही बनाई जाती थी। ये किसी चीज़ के लिए बाहर वाले देशों पर निर्भर नहीं थे। तो ये इसकी एक और बड़ी विशेषता है। अगली विशेषता आप लिख सकते हैं साम्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत संघ में साम्यवाद को अपनाया गया ताकि वो एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सकें। तो ये सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषता हो गई। अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषताएं, इसकी बुराइयां। तो पहली बुराई है कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी देश में केवल एक ही पार्टी है तो धीरे धीरे वो निरंकुश हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी, बस अपनी चलाएगी। तो ऐसा ही हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे निरंकुश हो गई और देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया, बेईमानी बढ़ गई। दूसरा आप लिख सकते हैं पूंजीवाद का विरोध। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि सोवियत संघ में साम्यवाद अपनाया गया था, तो इसने पूंजीवाद का विरोध किया, जिस वजह से ये अच्छे से अपना विकास नहीं कर पाया। तो ये भी एक समस्या थी। अगली बुराई थी इसकी निजी संपत्ति ना होना। दरअसल यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे कहते हैं ना भाई, मेरी प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं थी। उत्पादन के संसाधनों पर, जो भी काम कारखाने वगैरह हैं, उन सब पर केवल सरकार का नियंत्रण था। अगला पॉइंट आप लिखोगे बेरोज़गारी। जैसे कि आपने पहले देखा कि इसके यहाँ पर कोई भी बेरोज़गार नहीं था, सबके पास रोज़गार था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब कम्युनिस्ट पार्टी निरंकुश हो गई, बेईमान हो गई, तो यहाँ पर बेरोज़गारी फैल गई। अंतिम पॉइंट है आर्थिक असमानता। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के निरंकुश होने के बाद वहाँ बेरोज़गारी फैल गई और अमीरी गरीबी का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया, उसे ही कहा गया आर्थिक असमानता। तो ये बात की हमने सोवियत प्रणाली की सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं की। अब बात करेंगे शॉक थेरेपी की। तो शॉक थेरेपी क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं पहले, इसके शब्द का मीनिंग। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब चोट पहुंचाकर इलाज करना। अब दरअसल हुआ क्या, 1990 में साम्यवाद को पूंजीवाद में ढालने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो एक मॉडल अपनाया उसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं साम्यवाद से पूंजीवाद में बदलाव ही शॉक थेरेपी है। भाई सब साम्यवाद जो था, सरकारी जो चीज़ें हैं उन्हें आप प्राइवेट कर दो, तो वही क्या है, शॉक थेरेपी है। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम की। इसका क्या रिजल्ट निकला, क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो सोचिए, जब एकदम से सरकारी को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो कोई भी बदलाव एकदम से नहीं होना चाहिए। एकदम से बदलावों का हमेशा बुरा असर पड़ता है। तो शॉक थेरेपी के भी जो परिणाम रहे वो बुरे रहे। जैसे पहला परिणाम आप लिख सकते हो, उद्योगों का पतन। मतलब जो कारखाने वगैरह थे वो तहस नहस हो गए। भाई सोचो, एकदम से सरकारी को प्राइवेट कर दिया गया तो क्या होगा, तो उद्योगों का पतन हो गया। दूसरा हुआ इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। देखो, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल है क्या, रूस के लगभग 90% उद्योगों को शॉक थेरेपी के द्वारा
प्राइवेट हाथों में बेच दिया, प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया, तो उन उद्योगों का पतन हो गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। मतलब 90% जो उद्योग थे उन्हें प्राइवेट कर दिया गया। अगला आप कह सकते हो मुद्रास्फीति। जो मुद्रा होती है, पैसा, उसमें कमी आना, उसकी वैल्यू गिर जाना। जैसे आप जानते हो, अगर हमें अमेरिका का $1 खरीदना है तो अपने यहाँ के लगभग 75 रुपये देने पड़ते हैं। तो यही क्या है भाई, हमारे मुद्रा की वैल्यू कम है। तो ऐसे ही हुआ शॉक थेरेपी की वजह से, जब उद्योगों का पतन हो गया, कारखाने तबाह हो गए, तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई और पैसे की जो वैल्यू थी रूस की, वो कम हो गई। रूस में चलती है रूबल, रूस की जो मुद्रा है उसे रूबल कहते हैं, रूबल। जैसे हमारे यहाँ पर रुपया चलता है, तो रूबल की जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे कम हो गई। इसे ही कहा गया मुद्रास्फीति। अगला बुरा परिणाम जो इसका हुआ वो था खाद्य संकट, यानी खाने की चीज़ों का संकट पैदा होना। तो सोचिए, जब किसान अब तक सरकारी थे, एकदम उन्हें प्राइवेट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर एकदम से प्राइवेट कर देंगे किसानों को, तो हो सकता है वो अपने सामान को ना बेचें। तो ऐसे ही हुआ, किसानों ने स्टॉक बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देश में खाद्य संकट पैदा हो गया, खाना लोगों तक पहुंचा ही नहीं। नेक्स्ट है दिवालियापन। दरअसल जब साम्यवाद से पूंजीवाद में ढाला गया सबको, तो बैंक भी साम्यवाद से पूंजीवाद में आ गई, सरकारी से प्राइवेट आ गई। इससे उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया का अर्थ होता है कि भाई उनके पास पैसा ही नहीं है किसी का पैसा चुकाने के लिए। तो अब सोचो, जिन लोगों का पैसा बैंक में था, बैंक उनसे कह दे कि भाई हमारे पास नहीं है अब पैसा तुम्हारे लौटाने के लिए, तो क्या होगा, वो लोग तो तबाह हो जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, लोगों का दिवालिया निकल गया, लोगों का पैसा डूब गया। अगला परिणाम आप लिख सकते हो पूंजीवाद का प्रचार। देखो, शॉक थेरेपी से हुआ क्या, साम्यवाद को पूंजीवाद में ढाला, तो वही पूंजीवाद का प्रचार हुआ इसकी वजह से। लास्ट परिणाम जो आपको लिखना है वो है आर्थिक असमानता। दरअसल जहाँ पर भी प्राइवेट होगा ना सेक्टर, जहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ होंगी, वहाँ पर आर्थिक असमानता होती है, अमीरी गरीबी। तो ऐसे ही हुआ, अब अमीरी गरीबी का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले सब सरकारी थे तो सब लगभग बराबर थे, लेकिन अब अमीरी गरीबी का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर। तो ये जाना अपने शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के परिणाम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।